ताइवान पर अमेरिका के बाद चीन को जापान का चैलेंज भी सामने आ गया। 22 अगस्त से 3 दिन के ताइवान दौरे पर होगा जापानी डेलीगेशन। देखिए, इसी की बात हम कर रहे थे कि क्या ये लगातार उकसावे की कार्रवाई हो रही है। ताइवान के राष्ट्रपति से मिलेगा जापान का डेलीगेशन। चाइनीज वार्निंग के बावजूद जापान अपने फैसले पर कायम है। ताइवान ने जापानी डेलीगेशन के दौरे का किया है स्वागत। तो देखिए किस तरह से पहले अमेरिका का डेलीगेशन गया, पहले नैंसी पेलोसी गई, फिर डेलीगेशन गया और अब जापान का डेलीगेशन भी जा रहा है। चीन के आपत्ति दर्ज करने के बावजूद क्या ये जो घटनाएं हो रही हैं, ये घटनाक्रम किस हद तक प्रभावित करेगा इस पूरे इलाके को, इस पर जरूर सवाल बना हुआ है। तो देखिए, लेकिन बात दरअसल ये हम कर रहे हैं कि कैसे प्रक्षेपास्त्र युद्ध का बारूदी शास्त्र सामने आ रहा है। ये जो युद्ध है जिसकी हम बात कर रहे हैं, मिसाइल युद्ध, मिसाइलों का इस्तेमाल करने की बात क्यों की जा रही है, क्यों ये कहा जा रहा है कि मिसाइलों की ताकत को बढ़ाया जा रहा है इस पूरे इलाके में। जैसा कि पहले भी हम बात कर रहे थे कि सबसे ज़्यादा तैनाती है मिसाइलों की, सबसे ज़्यादा मिसाइल का इस्तेमाल किया जा सकता है, उसकी तैनाती की जा रही है, खरीद की जा रही है। कैसे प्रक्षेपास्त्र युद्ध का बारूदी शास्त्र लिखा जा रहा है, इसकी बात करते हैं। ताइवान की ताकत क्या है आपको बताते हैं। ताइवान के पास 6000 मिसाइलें हैं, जिसमें हार्पून, स्ट्रिंगर, AIM-9 साइडविंडर मिसाइलें शामिल हैं। इसके अलावा हार्पून की ताकत आपको बताएं, हार्पून किसी भी शिप को निशाना बनाने में सक्षम है। स्ट्रिंगर हेलीकॉप्टर या ड्रोन को मार गिरा सकती है। AIM-9 साइडविंडर हेलीकॉप्टर्स को नष्ट कर सकती है। फिशिंग फैंग 1 और 2 एंटी शिप मिसाइल सिस्टम भी हैं। जमीन और पानी दोनों जगह अटैक करने में सक्षम है। ये देखिए ताइवान की ताकत है। लेकिन एक और बड़ी खबर आ रही है, वो भी आपको बता दें। इसके साथ साथ वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है। चीन ने अमेरिका से की थी पेलोसी के दौरे को टालने की मांग। दौरे को लेकर जिनपिंग ने अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से बात की थी, सीधे तौर पर कहा था कि टाला जाए। बाइडेन ने पेलोसी के ताइवान दौरे को टालने से इनकार कर दिया था। ये बड़ी खबर वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से सामने आ रही है कि चीन की तरफ से बात की गई थी। शी जिनपिंग ने बात की थी अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन से और कहा था कि टाल दिया जाए नैंसी पेलोसी के दौरे को, लेकिन अमेरिका ने इससे इनकार कर दिया। लेकिन अब हम बात करेंगे उस जगह की जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं कि कैसे ये जगह, ये जो आइलैंड है, ये जो बेस है, वो चीन की रेंज में, चीन की मिसाइलों की रेंज में गुआम, जहां अमेरिका की बस्ती है जान। गुआम द्वीप पर है अमेरिका का एयरबेस। समुद्री तट पर मौजूद है खुफिया सैन्य अड्डा। अमेरिका से गुआम की दूरी 12,000 किलोमीटर है, लेकिन गुआम में अमेरिका के सबसे ज्यादा हथियार मौजूद हैं। अमेरिका का सबसे बड़ा एयरबेस भी यहीं है, गुआम में। बमवर्षक विमानों का बेड़ा हर वक्त हमले के लिए तैयार रहता है। परमाणु हमले के लिए पनडुब्बियां भी यहां हमेशा तैनात रहती हैं। यानी अमेरिका की यहां बड़ी तैनाती है, लेकिन ये वो जगह है जो सबसे पहले चीन के निशाने पर होगी अगर किसी भी तरह से तनाव बढ़ता है इन दोनों देशों के बीच, यानी चीन और अमेरिका के बीच। लेकिन SVP सिंह सर, ये जो तनाव है जिसकी हम लगातार बात कर रहे हैं और ऐसे में खबर सामने आई है, उसको भी मैं इसके कॉन्टेक्स्ट में देखना चाहूंगी कि वॉशिंगटन पोस्ट के हवाले से जो खबर सामने आ रही है कि जिनपिंग ने बात की थी पेलोसी के दौरे को टालने के लिए। यानी जिनपिंग को भी क्या ये लगता है कि अगर वो नहीं होगा तो उन्हें उस हद तक नहीं जाना पड़ेगा, अगर ये दौरा नहीं होता, अगर डेलीगेशन नहीं जाता तो उन्हें उस हद तक बयानबाजी नहीं करनी पड़ेगी जिससे कि उनको वापस जाना मुश्किल हो जाए। सबसे पहले जो पहले खबर आई थी ना, बेशक वॉशिंगटन पोस्ट ने ये खबर निकाली है, पर जो पहले खबर थी उसमें था कि जो चेयरमैन चीफ्स ऑफ स्टाफ थे अमेरिका के, उन्होंने पेलोसी को एडवाइस दी थी कि ये दौरा मत करें। वैसे ही बाइडेन ने भी टालने की कोशिश की पेलोसी को, पर पेलोसी नहीं माने थे बिकॉज वो बहुत पावरफुल पॉलिटिशियन हैं अमेरिका के। और वो जब दौरा हुआ, यह ज़रूरी बात है कि जी जिनपिंग ने बोला था कि मत आओ। क्यों? जी जिनपिंग ने अपनी ताकत चीन में दिखानी थी और वो चाहता था कि किसी तरीके से कि अगर वो ये पेलोसी का टूर ना हो वहाँ पे तो उसका पलड़ा भारी रहेगा। पर पेलोसी आई, पेलोसी जब आई और एक्सपोज कर दिया उन्होंने चीन को, एक तरह से एक्सपोज हुआ वो कि वो सब नहीं कर पाया वो, या नहीं कर सकता है, ऐसा दिखा जिसका कि वो दावा करता है। लेकिन सर वापस एक बार सिकंदर तायल साहब आपके पास मैं आना चाहूंगी कि जिसकी बात आप पहले भी कर रहे थे कि उकसावे की कार्रवाई नहीं करनी चाहिए, ऐसी बात नहीं करनी चाहिए जिससे उकसाया जाए। अब जापान का डेलीगेशन आ रहा है, किस तरह से प्रभावित करेगा वो इस इलाके में जो अभी हालात है उन्हें? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये फिर एक गलत बात हो रही है, क्योंकि जापान का डेलीगेशन अगर आएगा भी तो इसमें ताइवान की क्या मदद हो जाएगी?
आपको याद होगा यूक्रेन पूरे नेटो के हर देश का प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति यूक्रेन चीफ गया कि हम आपके साथ खड़े हैं, पर यूक्रेन का क्या हुआ? जापान को ऑफेंसिव मिसाइल्स कैपेसिटी लेनी चाहिए। उनके प्रधानमंत्री किशिदा कहते हैं कि साहब हम एटॉमिक वेपन्स नहीं बनाएंगे, तो फिर हम तो अमेरिका के ऊपर आप डिपेंडेंट रहेंगे। उन्हें कॉन्क्रीट स्टेप्स लेने चाहिए, केवल डिफेंसिव फोर्सेस से वो कैसे मदद करेंगे ताइवान? ठीक है सर, माफ कीजिएगा मैं आपको रोक रही हूँ, माफ कीजिएगा रोक रही हूँ क्योंकि समय खत्म हो रहा है। प्रसून जी, आपसे भी मेरी एक प्रतिक्रिया आखिर में बहुत संक्षेप में। ये जो हालात हैं जहां पर जापान की तरफ से डेलीगेशन आ रहा है, अमेरिका लगातार इस तरह की बातें कर रहा है जो कि चीन को उकसा रहे हैं, चीन किस हद तक जाएगा, ये सबसे बड़ा सवाल है। मुझे ये लगता है कि ये दोनों जो लीडर्स हैं, चाहे बाइडेन और शी जिनपिंग, ये दोनों को सूट करता है एग्रेशन वाला, क्योंकि एक तरफ शी जिनपिंग को एक कंट्रोल मिलेगा और स्ट्रॉन्ग डिसीजन लेने के लिए, दूसरी ओर बाइडेन ये भी कर सकते हैं कि ट्रेड रिस्ट्रिक्शन थोड़ा हटा के जो इन्फ्लेशन जो सबसे बड़ा मुद्दा है, जो मिड इलेक्शंस में बाइडेन को काफ़ी चैलेंजेस देगा, उस पे एड्रेस करके चीन से थोड़ा सस्ता सामान ले सकते हैं। तो ये एग्रेशन की स्थिति दोनों के लिए नवंबर दिसंबर तक सूटेबल है, दोनों लीडर्स के। और यही हमें उम्मीद करनी चाहिए कि ये अग्रेशन के स्टांस में ही बने रहेंगे, स्थिति ही बनी रहेगी, इससे आगे बात नहीं बढ़ेगी, क्योंकि पूरी दुनिया के लिए भी वही बेहतर है और भारत के लिए भी वही बेहतर है।